अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य में एक नंद वंश पढ़े थे, जिसमें राजा पढ़े धनानंद। धनानंद ने अपमानित किया था किनको? आचार्य कौटिल्य चाणक्य को। तो चाणक्य कौटिल्य ने कहा था, आप देखे होंगे सीरियलों में, कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, शिक्षक के गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं। तो घनानंद ने अपमानित किया था आचार्य चाणक्य कौटिल्य को। इनका एक शिष्य था बालक चंद्रगुप्त। ठीक है, याद रखेंगे, घनानंद ने अपमानित किया था दरबार में चाणक्य को। चाणक्य का एक शिष्य था बालक चंद्रगुप्त, जो तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। तो अब बालक चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से घनानंद पर आक्रमण किया और घनानंद को पराजित करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। ये बात है 322 ईस्वी की। अब इस प्रकार से मगध में मौर्य वंश की स्थापना हो गई, नंद वंश की स्थापना समाप्त हो गई। फिर से घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया। चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त की सहायता से, जो उनके शिष्य थे और जो तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उनकी सहायता से घनानंद को हराया और मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की 322 ईस्वी में। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी सेनापति सेल्यूकस को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के सेनापति सेल्यूकस को हराया था और सेल्यूकस ने इनके दरबार में भेजा था राजदूत मेगास्थनीज को। यूनान के सेनापति सेल्यूकस को हराया। सेल्यूकस ने इनके दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा है, इंडिका। इस इंडिका पुस्तक में मौर्य वंश के बारे में लिखा गया है। दूसरा, इनके दरबार में कौटिल्य जी थे, इनके गुरु थे। तो कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखा है, अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति के बारे में कहा गया है। मौर्य काल की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? तो त्रिस्तर की थी। सबसे पहले प्रांत था, प्रांत के बाद जनपद, जनपद के बाद नगर। अब आते हैं अशोक महान। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लिए। अब आते हैं अशोक महान। तो महान अशोक सम्राट, ये किसका बेटा था? बिंदुसार का बेटा था। ये बिंदुसार राजा थे, उनका बेटा हुआ अशोक महान। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये अपने गद्दी में बैठने के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व पर इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इसके बारे में जानकारी हमें अशोक के ही 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने अपने गद्दी के बैठने के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। 13वां शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। और भारत में शिलालेख लिखने का प्रचलन अशोक के समय में ही हुआ था। तो इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, जिनसे इनका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय होने के बाद उन्होंने तय किया कि अब वे कभी युद्ध नहीं लड़ेगा। किसने तय किया? अशोक महान ने। और उन्होंने घोषणा की कि अब वह कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। और इसके बाद उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु थे, उपगुप्त, एक बौद्ध भिक्षु थे, उपगुप्त थे। उन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी। अब देखते हैं अशोक महान के क्या क्या अधिकारी थे। तो एक अधिकारी जिनका था धम्म महामात्र अधिकारी। इनका जो एक अधिकारी था, उनका नाम था धम्म महामात्र अधिकारी। यह अधिकारी का कार्य था प्रजा को सही राह दिखाना। इनके समय में एक अधिकारी था धम्म महामात्र अधिकारी। इनका कार्य था प्रजा को सही राह दिखाना, विश्व को शांति अहिंसा का संदेश, जन कल्याण की भावना। संदेश दिया किसने? अशोक महान ने। अब देखते हैं अशोक महान, अब ये बौद्ध धर्म को अपना लिया। इनको शिक्षा दीक्षा किसने दी थी? पढ़ चुके हैं, उपगुप्त ने दी थी। तो अब देखते हैं अशोक महान ने अपने पुत्र का नाम था इनका महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। पुत्र महेंद्र, बेटी का नाम था संघमित्रा। इन दोनों को इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सा देश भेजा? श्रीलंका भेजा। मोस्ट एमपी है
अशोक महान ने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। अशोक महान ने ही सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत की थी। सांची स्तूप निर्माण की शुरुआत की थी। अब अशोक महान के समय तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। सबसे पहले हम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में पढ़ चुके हैं। राजगृह में हुआ था, महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। जो तीसरा बौद्ध संगति हुआ है वो पाटलिपुत्र में हुआ है। मोगली पुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे और ये अशोक के समय में हुआ है। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, राज्य चिन्ह है, पीठ से पीठ छिटाकर बैठे चार सिंह। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, पीठ से पीठ सटाकर बैठे चार सिंह, ये जो चिन्ह है ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ये मोस्ट आईएमपी है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो अशोक के सारनाथ में एक स्तंभ है, वहां से लिया गया है। इसमें क्या था? तो पीठ से पीठ सटाकर बैठे चार सिंह था, इसको वहां से लिया गया है। अशोक महान ने जो अपना संदेश है, अपना संदेश पत्थरों एवं चट्टानों में खुदवाया और इनका जो शिलालेख था वो किस भाषा में था? पाली भाषा में था। अशोक महान ने अपने राज्यों को चार प्रांतों में बांटा। उत्तर में तक्षशिला, पश्चिम में उज्जैनी, पूर्व में तोसली और दक्षिण में सुवर्णगिरी। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें चार सिंह वाली मूर्ति है। हम पढ़ चुके हैं हमारी राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, मोस्ट एमपी प्रश्न है। तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जिसमें पीठ से पीठ सटाकर बैठे चार सिंह हैं। अब देखते हैं जो चार सिंह वाली मूर्ति है ये हमको क्या संदेश देती है? शक्ति, पावर की संदेश देती है। यहाँ पर जो बैल एक है, बैल क्या संदेश देता है? श्रम का, मेहनत का। घोड़ा देता है एनर्जी का। और जो 24 तिली है ये हमको संदेश देती है। यही 24 तिली हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में भी है। तो ये जो 24 तिली हैं ये किसका प्रतीक है? निरंतर कार्य और प्रगति का। इसमें एक शब्द लिखा है नीचे में उसके, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है केवल और केवल सत्य की ही जीत होती है। धन्यवाद। मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ।